थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हम दोही को रोड पर देखते हैं जो वहाँ से एक न्यूज़ देख रही थी जहाँ पर बताया जा रहा था कि ताइजून की डेथ हो चुकी है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी थी। तभी एक आदमी बाइक पर आता है और दोही के ऊपर एसिड फेंकने लगा था कि तभी वहाँ पर हमारा हीरो गुवोन पहुँच जाता है और दोही को बचा लेता है, लेकिन एसिड गिरने के कारण गुवोन की पीठ पूरी तरह से जल चुकी थी। तभी दोही को तो पता ही नहीं लगता कि यहाँ पर हुआ क्या। तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर जाती है जहाँ पर घाव के निशान दिख रहे थे और वो गुवोन से कहती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब गुवोन यहाँ पर दोही का हाथ पकड़ता है और उसके जख्म साफ हो गए थे। ये देखकर दोही हैरान थी और पूछती है कि तुम आखिरकार हो कौन। तो बता देता है कि मैं एक डीमन हूँ जिसे तुम डेविल कहते हो और तुम्हें खुद को लेकर थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना होगा क्योंकि मेरी एक चीज़ तुम्हारे पास है। वहीं सीट शिफ्ट करते हैं और हम उन दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां पुलिस वाला दोही को बताता है कि तुम्हारे ऊपर एसिड फेंका गया था, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है। अब दोही उसी पास्ट के सीन को याद करती है जहां पर वो न्यूज़ वो देख रही थी कि उसे किसने मारा होगा, पक्का कोई न कोई बात जरूर है, लेकिन वो पुलिस वाले को नहीं बताती। वो झूठ कह देती है कि नहीं, मुझे किसी पर भी शक नहीं है। वहीं बाहर की तरफ हम गुवोन को भी देखते हैं जो दोही का ही वेट कर रहा था और वहीं पर फिर एक लेडी आई थी जो पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी। दरअसल वो लेडी गुवोन और दोही पर नजर रखने के लिए आई है और उस लेडी का नाम है सुक्योंग। अब दोही भी बाहर आ जाती है और गुवोन दोही को लेकर यहाँ से निकल गया था। वहीं हम उन दोनों को गाड़ी में देखते हैं जहाँ पर दोही गुवोन को देखकर काफी हैरान हो रही थी और पूछती है कि तुम आखिरकार हो कौन, पोकेमोन हो, डीमन हो, डेविल हो कौन। तो वो बताता है कि मैं डीमन हूँ। तो वो बोल रही थी कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। तो कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ और मेरी पावर्स तुम्हारे पास आ गई हैं। तो दोही बोलती है कि जैसे कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारी पावर मेरे पास आ गई है जो कि इस टैटू में फंसी है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे साथ ये टैटू भी गायब हो जाएगा, है ना, यही कहना चाह रहे हो। तो तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, इसके लिए तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनना चाहिए। अब गुवोन कहता है कि मैं एक डीमन हूँ, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड भला क्यों बनूंगा। तो ये बोल रही थी कि हम दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तुम्हें ना चाहकर भी ये काम करना होगा, बाकी तुम सोच लो। अब वो घर की तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ पर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने कि दोही के ऊपर एसिड फेंका था और ये आदमी और कोई नहीं, वही किलर होता है जो दोही को देख रहा था और अपने घर पर जाकर वो दोही की फोटोज पर गुस्सा भी करता है। गुवोन को हम घर पर देखते हैं जहाँ वो अपने लिए कॉफी तैयार करता है। वहीं पर उसका सेक्रेटरी बुकिंग भी आ जाता है जो पूछ रहा था कि आज का दिन कैसा रहा। तो वो कहता है कि आज का दिन बहुत ही बुरा था, मेरी पावर्स अभी तक मेरे पास नहीं आई हैं, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना होगा। तो बुकिंग भी पूछता है कि तुम क्या समझ रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे हर चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उस दिन टेम्परेचर क्या था, क्या डे था और डेट क्या थी, वगैरह वगैरह सब कुछ, मौसम क्या था, और पानी में गिरने से तो कुछ नहीं होगा, वो तो मैं करके देख चुका हूँ। तो उसका सेक्रेटरी भी बोलता है कि ठीक है, इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। वहीं अब दोही को दिखाया जाता है जो अपने हाथ पर बने उसी निशान को देख रही थी और साथ में गुवोन को भी याद करती है कि कैसे गुवोन ने उसकी बार बार हेल्प करी और उसकी जान भी बचाई। तभी उसे ताइजून का भी ध्यान आता है कि वो कुछ बात मुझे इम्पोर्टेंट बताने वाला था। अब इस बात को लेकर वो जू को कॉल लगाती है और बता रही थी कि आपको ताइजून के बारे में सुनने में नहीं आया, वो हमारी ही कंपनी का एम्प्लॉय था। तो जू बोलती है कि मुझे सुनने में तो नहीं आया, लेकिन तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे मैं देख लूँगी। और जू बार बार दोही की बात को काट कर कह रही थी कि तुम्हें अपनी कंपनी की टेंशन होनी चाहिए। फिर कॉल कट हो जाता है और जू ताइजून की पुराने रिकॉर्ड्स देखने लग जाती है। फिर अगले सीन में हम वापस गुवोन को देखते हैं जो बोग्योन के साथ खड़ा हुआ था। तभी हम नोटिस करते हैं कि गुवोन की एक उंगली जलने लगी थी और बोग्योन भी उसे बुझाने में उसकी हेल्प करता है। वो आग बुझा ही रहे थे कि वहाँ पर गायोन भी पहुँच जाती है और गायोन भी उस आग को देखकर डर गई थी और पानी फेंक कर उस आग को तो बुझा देती है। तो बोग्योन पूछता है कि ये सब क्या है। तो गुवोन बोल रहा था कि अगर मैंने अपना काम ऐसे ही किया ना तो एक दिन मैं जलकर राख हो जाऊंगा और बचूंगा नहीं, मुझे जल्दी ही दोही के पास जाना होगा। और वहीं दोही को दिखाया जाता है जो सो रही थी और उसे गुवोन की कॉल भी आ गई थी। वो कॉल पर बात करती है तो गुवोन उसे मिलने के लिए बुला रहा था। अब दोही तैयार होकर अपने पार्किंग एरिया में आई ही थी कि वहीं पर हम गुवोन को भी देखते हैं। गुवोन एक पानी का जार अपने साथ लाया हुआ था ताकि जैसे ही उसकी उंगलियां जले और वो पानी में उन उंगलियों को डाल ले। अब वो दोही से साफ कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ। तो दोही पूछ रही थी कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुमने पहले तो मना कर दिया था। तो गुवोन बोलता है कि तुम ही ने तो कहा था कि हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि गुवोन की उंगलियां तो जलने स्टार्ट हो जाती है और वो पानी में उसे डालकर खड़ा हुआ था।
तो दोही बोलती है कि तुम्हारे पीछे क्या है। अब गुवन अपने पैर से उस पानी के जार को दूर फेंक देता है और दोही के क्लोज जाकर कह रहा था कि तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। अब दोही तो गुवन की नज़रों में ही देख रही थी और गुवन दोही का हाथ पकड़कर उसे ऊंचाई वाली जगह पर ले आता है। ये देखकर दोही तो घबरा जाती है कि मुझे ऊंचाई से काफ़ी डर लगता है। तो गुवन बोल रहा था कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे अपना शिकार नहीं मिल पाएगा। अब हम देखते हैं कि गुवन की तो सारी उंगलियां एक एक करके जल रही थी और गुवन को तभी हिंट मिल जाती है कि इसका नेक्स्ट शिकार उसे हॉस्पिटल में मिलने वाला है और वो दोही के साथ उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पर एक छोटी बच्ची की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और उसकी मॉम उसके पास बैठी रो रही थी कि अपनी बेटी को वो कैसे बचाए। और उस छोटी बच्ची का नाम योनसियो है। अब गुवन वहाँ पहुँचता है और उस लेडी को कह रहा था कि मैं आपकी बेटी की जान बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। पहले तो वो लेडी यकीन नहीं कर रही थी गुवन का, लेकिन फिर गुवन अपनी पावर की हेल्प से उस बच्ची की तबीयत ठीक कर देता है। ये देखकर लेडी बोलती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। तो वो बताता है कि मेरी डील बिल्कुल सिंपल सी है, बस ये समझ लो कि तुम्हारी उम्र अब 10 साल तक रह गई है, उसके बाद तुम्हें मेरे साथ नर्क में जाना होगा। तो वो लेडी कहती है कि मेरी बेटी की जान बच गई, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नर्क में जाने के लिए तैयार हूँ। वहीं अब वो दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर दोही गुवन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने ये क्या किया, तुम एक जान को बचाने के लिए दूसरे की जान दांव पर लगा रहे हो, ये सब सही नहीं है, मैं तुम्हारे साथ इस काम को नहीं करूँगी। तो गुवन उसे बताता है कि मैं एक डीमन हूँ और मेरा काम यही है, मैं लोगों की सोल नर्क तक पहुँचाता हूँ और दुनियादारी यही है, यहाँ पर फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। तो ही कहती है ये सब गलत है। योनसियो को जब पता लगेगा कि उसकी मॉम की मौत की जिम्मेदार वही खुद है, क्योंकि उसकी जान बचाने के लिए उसकी मॉम ने अपनी जान दांव पर लगाई, तो उसे कैसा लगेगा। मैं ये पावर्स नहीं लेना चाहती, मुझे तुम्हारे साथ ये काम नहीं करना। इतना कहकर वो यहाँ से चली गई थी। वहीं हम जू को देखते हैं जो एक आदमी से मिल रही थी और उसे बोलती है कि तुमने उसे मारकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुम्हें ये करना चाहिए था। अब वो आदमी जैसे ही बाहर को जाने लगता है तो वो जू को देखकर काफी गुस्सा कर रहा था। हालांकि हमें उस आदमी का चेहरा भी नहीं दिखाया गया। वही सीन गुवन पर शिफ्ट करते हैं जो अपना फेवरेट केक खा रहा था और उसके पास बोगविन आकर बोलता है कि मैंने उस दिन के बारे में सारी जानकारी निकाल ली है, उस दिन का टेम्परेचर, डे, दिन, टाइम, सब कुछ, और साथ में मुझे ये भी पता लगा है कि उस दिन फुल मून था। तो गुवन बोलता है ये फुल मून का क्या मतलब है। तो वो कहता है कि 28 दिन बाद फिर से आएगा और आप तो अब बॉडीगार्ड भी बन चुके हो तो ही के, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। तो वो बता देता है कि उसने मुझे बॉडीगार्ड की पोस्ट से निकाल दिया है। वहीं दोही को दिखाया जाता है जो अपने कैबिन में बैठी हुई थी और दाजियांग उसके पास आकर उसे एक हथियार देते हुए कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपकी जान को कोई भी खतरा नहीं होगा, मैं आपके लिए जल्दी ही बॉडीगार्ड ढूंढ लूँगी। वहीं गुवन जब शेविंग करवा रहा था तो वो दोही की ही बात सोच रहा था कि वो इंसानों को लेकर क्या सोचते हैं। और इसके बाद वो पहुंच जाता है हॉस्पिटल में जहाँ पर वो युनसियो से मिलता है और उसे पूछ रहा था कि तुम्हारी विश क्या है। युनसियो कहती है कि मेरी कोई भी विश नहीं है, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे कारण मेरे पेरेंट्स को कोई भी तकलीफ ना हो। वहीं वापस दोही को दिखाया जाता है जो अपने कलीग्स के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और एक केक को देखकर उसे भी गुवन की याद आ जाती है और वो देखती है कि उस केक के पास तो युनसियो अपनी फैमिली के साथ बैठी है। दरअसल वहाँ पर युनसियो का बर्थडे था और उसके पेरेंट्स उसे बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे और दोही भी ये देखकर इमोशनल हो गई थी। अब दोही दाचुंग के साथ ऑफिस में आ ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ बारिश है और गुवन अपने छाते के साथ दोही का ही वेट कर रहा था। दोही जैसे ही छाते के नीचे आती हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देखने लग जाते हैं। ज़्यादा बारिश होने के कारण गुवन भी अब दोही के ऑफिस में आ जाता है। वहाँ पर तो सारे कलीग गुवन को देखकर बोल रही थी कितना स्मार्ट है। वहीं दोही अब गुवन के साथ गाड़ी में बैठी होती है और आपस में बात करते हुए दोही गुवन से पूछती हैं कि तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, तुम भला वापस क्यों आए। तो गुवन बोलता है कि बॉडीगार्ड बनना इतना मुश्किल भी नहीं है और वैसे भी मैं अकेला बोर हो जाता, इसलिए मैं वापस आ गया। तो दोही उससे पूछ रही थी कि तुम डीमन कैसे बने और तुम्हारी एज क्या है। तो गुवन बताता है कि 200 साल से मैं डीमन हूँ, मैं बचपन से ही डीमन नहीं था। तो पूछती है क्या इससे पहले तुम इंसान थे। तो वो भी हामी भरता है और भगवान को नरक में ये काम करने के लिए कोई चाहिए था, इसलिए उन्होंने मुझे चुना। तो दोही कह रही थी कि तुम कोई खास नहीं हो, तुम बिल्कुल घटिया हो। अब इस बात पर गुवन भी कोई रिएक्ट नहीं करता। वहीं दोही को मैसेज आता है जू का जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। अब दोही जू से मिलने के लिए जगह पर पहुंच गई थी और देखती है जू उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही है। उसके पास जैसे ही गई थी जू तो बेसुध दोही के कंधे पर गिर जाती है और दोही जू से कह रही थी रोते हुए कि ये कोई मजाक करने का टाइम नहीं है, आपको आंखें खोलनी ही होगी। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं पहले ही परेशान हूँ। लेकिन जू तो आंखें खोल ही नहीं रही थी। तो दोही भी अभी समझ जाती है कि उनकी डेथ हो चुकी है।
और वो गुवन से रोते हुए कहती है कि प्लीज़ इन्हें बचा लो, मैं इसके लिए तुम्हारे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गुवन मना करता है कि ये मर चुके हैं, मैं इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता। अब सीन कट होता है और अगले पल हम उनको फ्यूनरल पर देखते हैं जहाँ पर जू की सारी फैमिली आ रखी थी। गुवन भी वहीं पर मौजूद था। तभी दोही को दिखाया जाता है जो जू की तस्वीर को देखकर एक पुराने पास्ट के सीन को याद करने लगती है कि जब दोही के पेरेंट्स की डेथ हुई थी और फ्यूनरल पर जू पहुंची हुई थी तो जू ने उसे कैसे अपनाया और वो जू के साथ कैसे अपनी लाइफ को बिता रही थी। ये सब याद करके वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वहीं उसके पास जू की बेटी यानी कि नोसुआन आ जाती है और बोल रही थी कि अब तो जू भी नहीं रही, यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, हम तो तुम्हें वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम एक गवार हो और अब तो मेरी माँ भी नहीं है तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रॉपर्टी का सारा हिस्सा सियोकिन के पास जाने वाला है। तभी हम देखते हैं कि जस्टिन और रिस्टिन यहाँ पर एक आदमी के ऊपर शराब गिरा देते हैं और वहाँ पर सभी लोग हंसने लगे थे। ये सब दोही भी देखती है और गुवन भी ये सब देखकर हैरान था कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर फ्यूनरल चल रहा है। वहीं पर हम उस किलर को भी देखते हैं जो सिक्योरिटी की ड्रेस में वहाँ पर एंटर हो जाता है और सीधा ही अंदर चला गया था और वो एक सीसीटीवी रूम था। वहीं दोही भी अब अंदर आ जाती है और पीछे से डोक्यूंग भी आया था। डोक्यूंग जू का ग्रैंडसन है और वहाँ पर वो सिगरेट पीने लगता है तो दोही को अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि जू को ये सब पसंद नहीं था, तो वो कहता है कि जू अब नहीं रही और मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ और तुम देखना, तुम यहाँ पर बस थोड़े दिन के मेहमान हो, ये सब अब मेरा होने वाला है और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। तभी गुवन भी वहाँ पर पहुँचता है और उसके हाथ में ड्रिंक थी और वो कहने लगता है डोक्यूंग को कि मुझे देखकर गलत मत समझना, मैं दोही का बॉडीगार्ड हूँ। तो डोक्यूंग बोलता है कि मुझे कोई शराब नहीं पीनी है और बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो। अब वो तो यहाँ से चला गया था और हम दोही और गुवन को एक साथ देखते हैं जहाँ गुवन दोही को बता रहा था कि तुम जानती हो कि फ्यूनरल पर हम लोग ब्लैक कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमारे ब्लैक कपड़ों का मतलब ये है कि हम उस आत्मा को रोकना चाह रहे हैं और ताकि वो हमें पहचान ले। दोही भी कहती है कि मुझे इन कपड़ों में तो जू नहीं पहचान पाएगी, मुझे वाइट पहनना चाहिए था। अब गुवन उसका हाथ पकड़ता है और उसके कपड़े वाइट हो गए थे। तो दोही बोलती है इसका कोई भी मतलब नहीं है, वो मेरे पास नहीं आ सकती, मैं जानती हूँ। तो वो कहता है कि तुम एक मौका तो दो। इतना कहकर वो यहाँ से चला गया था। तभी दोही एक बटरफ्लाई की तरफ देखती है जो उसके बार बार हाथ पर बैठ रही थी और उससे बातें करनी स्टार्ट कर देती है। अब अगले सीन में हम दोही के साथ जू की पूरी फैमिली को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर नोसुआन तो दोही को देखकर बोलती है कि तुम किसी पार्टी में आई हो क्या, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। लेकिन दोही कोई भी रिप्लाई नहीं करती। तभी डिटेक्टिव भी वहाँ पर पहुँचे थे जो उन्हें बताने लगते हैं कि जू की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है। दरअसल वो एक दवाइयाँ कंटिन्यू ले रही थी और जैसे ही उन्होंने उस दवाई का नाम लिया तो दोही बोलती है कि इन दवाइयों से तो उन्हें एलर्जी थी, वो ये दवाइयाँ ले ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोलते हैं कि ऐसा ही है, उन्होंने यही दवाई ली है और उनकी मौत का रीज़न यही दवाइयाँ हैं। अब दोही मन ही मन सोचती है ताइजुन के बारे में कि उसने दोही से कहा था कि वो उसे चेयरवुमन बना सकता है, उसके पास कुछ ऐसा है। तो दोही समझ जाती है कि शायद जू के पास भी किसी के खिलाफ कुछ है जिसके कारण उस आदमी ने डर के मारे उन्हें मार दिया ताकि वो ये बात किसी को ना बता पाए। लेकिन सियोक मिन जो कि जू का बेटा है वो ये बात यहीं पर दबाने के लिए कह रहा था और डिटेक्टिव से भी कहता है कि पहले ही मेरा ही ग्रुप काफ़ी घाटे में जा रहा है, अगर ये बात यहाँ से बाहर गई तो हमें और भी घाटा होगा और हमारे सारे शेयर्स डाउन चले जाएंगे। तो वो सभी डिसाइड करते हैं कि ये बात यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। फिर वो बाहर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि दोही की तबीयत अब खराब सी होने लगी थी और अब दोही भी बाहर आ गई थी और सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बता देती है कि जू की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है, उन्हें किसी ने मारा है। अब ये बात सुनकर सियोक मिन और उसकी पूरी फैमिली गुस्से में आ जाती है और दोही को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कह रहे थे। वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाते हैं लेकिन तभी गुवन वहाँ पहुँच जाता है जिसके कारण वो सिक्योरिटी गार्ड कुछ भी नहीं कर पाते। अब वहाँ पर कोर्ट से एक आदमी आया हुआ था प्रॉपर्टी की बात करने के लिए और वो सभी एक साथ खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर पता लगता है कि सारी जायदाद तो यहाँ पर जू ने दोही के नाम करती है। ये बात देखकर वो सभी हैरान थे, लेकिन इसकी एक डिमांड भी थी कि दोही को 1 साल के अंदर अंदर किसी से शादी करनी होगी। और दोही यहाँ पर जू की फ़ोटो की तरफ देखकर कहती है कि मैं उसका पता लगा कर ही रहूँगी कि आपके साथ ये करने वाला आखिरकार है कौन। और वो सीधा ही चली जाती है गुवन के पास और उसे बोल देती है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। और वो अपने हाथ से वो अंगूठी निकालती है जो कि जू ने ही उसे दी थी और गुवन की तरफ करके दोबारा पूछती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।